अब आपको बताएं कि वज़ीर सिंध ने आज सुबह 9 बजे इजलास तलब कर लिया। अमन व अमान के मुतालिक इजलास में महकमे दाखिला के अफसरान को तलब किया गया। IG सिंध और एडिशनल IG कराची भी इजलास में तलब कर लिए गए हैं। आज इजलास होने जा रहा है सुबह 9 बजे। वज़ीर सिंध ने ये इजलास तलब किया है। अमन व अमान के मुतालिक इजलास में महकमे दाखिला के अफसरान को तलब किया। सिंध और एडिशनल IG कराची भी इजलास में तलब किए गए हैं। अमन व अमान के मुतालिक इजलास में महकमे दाखिला के अफसरान तलब किए गए हैं। इसके अलावा IG सिंध और एडिशनल IG कराची भी इजलास में तलब किए गए हैं। नई हुकूमत साजी का मामला MQM पाकिस्तान का आला सतही वफ्द आज इस्लामाबाद रवाना होगा। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। वफ्द नून लीग की आला क़यादत समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MQM और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात में कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। MQM पाकिस्तान की आला क़यादत ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हिदायत दे दी है। MQM के तमाम अरकान असम्बली 29 फरवरी को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM का मैंडेट 100% जाली करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के अहम इजलास की ऑडियो लीक में इंकशाफ। मुस्तफ़ा कमाल ऑडियो में मुस्लिम लीग की क़यादत के रवैये की शिकायत कर रहे हैं। MQM ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने भी ऑडियो लीक को लंदन ग्रुप की साजिश करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। MQM का मैंडेट जाली या हकीकी, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़, नून लीग से मुज़ाकरात में क्या हुआ, मुस्तफ़ा कमाल की ऑडियो लीक में सब बेनकाब। MQM पाकिस्तान के अहम इजलास की ऑडियो लीक हो गई। लीक ऑडियो में मुस्तफ़ा कमाल मुस्लिम लीग की क़यादत से मुलाकात पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ऑडियो लीक से पीपल्स पार्टी का अहम मौक़िफ़ भी सामने आया है। मुस्तफ़ा कमाल ने इजलास को बताया कि नून लीग से मीटिंग करने गए तो लगा कि जैसे हम दरवाजा खोल कर बस घुस गए हैं, जैसे आप नजर आ जाते हैं तो कहा जाए आ गए हो तो बैठ भी जाओ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने नून लीग की क़यादत से पूछा क्या तय हुआ है पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी बात हुई है कॉन्फिडेंशियल है। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट नहीं हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से। उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। दो चीजें बता देते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि MQM का मैंडेट 100% जाली है। दूसरा बताया कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, MQM को बाहर निकालें। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि MQM की जरूरत नहीं। लीक ऑडियो के साथ MQM के इजलास की वीडियो एडिट की गई है। MQM पाकिस्तान ने लीक ऑडियो के दुरुस्त होने की तस्दीक कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने ऑडियो लीक की तस्दीक करते हुए इसे लंदन ग्रुप की साजिश करार दे दिया। अपने रद्द अमल में कहा कि कोई खास खबर नहीं, सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हमारे दरमियान कोई लंदन वाला बैठा हुआ था जिसने ये ऑडियो लीक की है। लीक करने वाले का पता भी चल गया है। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, फॉरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की। वो समझने को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। MQM रहनुमा का कहना था कि हमें इत्तलात थी कि कोई लंदन वाले बैठे हुए थे। अब हमें पता चल गया है कि कौन लंदन वालों के लिए काम कर रहा है। एंथनी नवीद के डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब होने पर मसीह बरादरी खुशी का इजहार कर रही हैं। अख्तर कॉलोनी मसीह आबादी के रिहायशी कहते हैं कि उम्मीद है एंथनी नवीद असम्बली फ्लोर पर मसीह बरादरी के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। एंथनी नवीद कहते हैं कि कॉलोनी को अब स्पीकर्स का शर्फ हासिल हो गया है। तफसीलात जानेंगे आयमा खान के रिपोर्ट में। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने सियासी कैरियर का आगाज बतौर यूनियन कौंसिल नायब नाजिम की हैसियत से किया और 19 साल की सियासी सफर के बाद अब वो सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर के मनसब पर पहुंचे हैं। तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा
کہ میں پاکستان پر کامل یقین رکھوں گا۔ पाकिस्तान के पहले अक़लियती और मसीही डिप्टी स्पीकर होने का एजाज़ मिलने पर एंथनी नवीद ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत खुशी है कि ये ओहदा मिला है। अख्तर कॉलोनी को मिनिस्टर्स का इलाका कहा जाता है, अब इसे स्पीकर्स का शर्फ भी हासिल हो गया है। بہت بڑی خوشی کا یہ موقع ہے کہ ایک عام سے پولیٹیکل ورکر کو اس کی سیاسی قیادت نے، اس کی سیاسی جماعت نے اتنے بڑے آئینی ذمہ داری پہ جو بٹھا دیا ہے۔ یہ منسٹروں کا حلقہ اس کو کہا جاتا تھا، لیکن اب شاید یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر وہ اسپیکرشپ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے عوام جو ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ صرف خوش بھی محسوس کرتے ہیں، خوش قسمت بھی سمجھتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں اس پہ۔ एंथनी नवीद के दोस्तों ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि एंथनी बहुत शरीफ और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। नहायत ही शरीफ आदमी है और मेरा घर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, सामने। मैंने आज तक नहीं देखा उसमें कोई कहते हैं कि निचावट, कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें हम बोलें कि नहीं ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा ओके है। बहुत अच्छे इंसान हैं, शरीफ और नसफ इंसान हैं। पहले ये मेंबर कौमी सूबाई असम्बली रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और अभी उसी वजह से, उसके अच्छे काम की वजह से खुदावंद ने इनको बरकत दी और पीपल्स पार्टी ने इनको कबूल किया और उनको अच्छी सीट अता की। 40-45 साल से हम इनको जानते हैं, हम बिल्कुल इनके पड़ोसी हैं, तो हर एक से अच्छे तरीके से मिलते हैं, इखलाक से मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं। अभी भी इनकी ये तासुरात हैं कि जब भी बाहर निकलते हैं, कोई भी बंदा हो, दुआ सलाम करके बाहर जाते हैं। 53 साला एंथनी नवीद की पैदाइश कराची के मुतवस्सत इलाके अख्तर कॉलोनी के एक रोमन कैथलिक घराने में हुई और रुकने असेंबली बनने के बाद भी अख्तर कॉलोनी के अपने मुश्तरका घर में रह रहे हैं। कैमरामैन राना के साथ आइमा खान, सिटी 21। नाज़रीन, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से अशिया की कीमत बढ़ जाएंगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि सियासतदानों ने जो वादे किए अब अमल भी कराएं। पोर्ट चार्जेस में 3 गुना इजाफा महंगाई का सबब बनेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट में। रमजान मुबारक में अशिया की कीमतें बढ़ने का इम्कान, होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। कहा कि सियासतदानों ने बिजली 300 और 200 यूनिट फ्री देने के वादे किए थे। सब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या गरीब को रिलीफ मिलेगा। सियासतदानों ने तो अपनी बातें कर दी कि 300 यूनिट देंगे, कोई बोलता है 200 यूनिट देंगे, कोई हम फला ये रिलीफ देंगे। रिलीफ देने की ताकत आप में है नहीं, और आप कहे जा रहे हैं कि जी हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हम पॉलिसी हमारी जो हम कर्जदार हैं, हमारा एक एक बच्चा 2.5 लाख का कर्जदार है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन ने कहा कि बिजली और गैस मुसलसल महंगी हो रही है, साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। दरामदी माल पर पोर्ट चार्जेस में 3 गुना इजाफा होने से दरामदी अशिया भी महंगी हो जाएंगी। IMF के मातहत हैं, तकरीबन हमारी पॉलिसीज उसी पे मुरतब हैं। अब सवाल बड़ा ये होता है कि गरीब को उस पर रिलीफ मिलेगा, नहीं मिल सकता। बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, आप ये देखेंगे कि पेट्रोल भी महंगा होगा, आप देखेंगे डॉलर में भी महंगा होना है, और जो अजनास इंटरनेशनल बाज़ारें बढ़ी हैं और अभी यहाँ भी पोर्ट चार्जेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि इसमें गरीब गुजारा कैसे करेगा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि तलब बढ़ने पर डॉलर भी महंगा हो जाएगा। मुल्क कर्जे में है और शाना अखराजात कम नहीं हो रहे। उन्होंने जोर दिया कि बचत के प्रोग्राम पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद में कमर्शियल एरिया भी बिजली की लोड शेडिंग की जद में आ गया। लियाकताबाद लोहार मार्केट में बिजली की आंख मचोली से कारोबार मुतासिर। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। लियाकताबाद लोहा मार्केट में लोहे को काटने और दीगर मसनूआत बनाने वाली बड़ी बड़ी मशीनें इस वक्त बेजान हो जाती हैं जब कई कई घंटों के लिए बिजली गायब हो जाती है। बिजली की बंदिश से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं बल्कि दुकानदार सख्त ज़हनी अजियत से दोचार होते हैं। गाहक को वक्त पर माल देने और अखराजात पूरे करने की फिक्र इन्हें परेशान किए रखती है। ये बहुत मुतासिर होता है। सुबह आते हैं 10 बजे, जब दुकान खोलते हैं तब लाइट नहीं होती, फिर 12 बजे लाइट आती है, 3 बजे फिर चली जाती है, फिर 6 बजे फिर चली जाती है। दिन में 3-4 दफ़ा ये लोड शेडिंग होती है। मुश्किल से 4 से 4.5 घंटे हमें काम करने का टाइम मिलता है। यार हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई, हम लोग काम करने के लिए मशीन मंगवाई थी, हमने चाइना से इम्पोर्ट की थी। अब मसले मसाइल हैं लाइट के इतने हैं कि हम क्या करें। अब हर 1.5 घंटे बाद लाइट चली जाती है।
अंजुमन ताजिर सिंध कराची के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि जब मार्केटों और कारोबारी मराकज़ को बिजली फराहम नहीं की जाएगी तो माशी तरक्की मुमकिन नहीं। आप देख रहे हैं कि तमाम कारीगर लेबर जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई और कोई भी काम नहीं हो सकता क्योंकि बिजली नहीं है। इंसान अगर इस हद तक गिर जाए या इस हद तक परेशान हो जाए कि उसकी ज़िंदगी स्टक हो जाए, रुक जाए, तो फिर वो आगे अपने लिए क्या तरक्की करेगा, अपने साथ साथ अपने मुल्क की भी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी जानिब तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या टेक्निकी खराबी को बिजली की लोड शेडिंग से तजबिया नहीं देना चाहिए। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बौसीदा सीवरेज निज़ाम ने लाइन्स एरिया की शाहराह भी तबाह कर दी। सड़क पर गड्ढे पड़ने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहर पर हादसात होना भी मामूल बन चुके हैं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके लाइन्स एरिया में मौजूद शाहराह के, जो जगह जगह से खस्ता हाल है। अहलियान इलाका के मुताबिक ये सड़क बोसीदा सीवरेज निजाम की वजह से खस्ता हाल हो रही है, जो दोबारा बनाई नहीं गई। गटर लाइन है जिसकी वजह से गटर लाइन बंद होती है यहाँ से, उसकी वजह से पानी बहुत रोडों पर आया था। रोड बनाकर ऐसे खस्ता हालत के जाते हैं कि पानी एक बार लगता है तो वो रोड ही बह जाता है पूरा, जिसकी वजह से लेडीज़ खवातीन को आने जाने, मोहल्ले वालों को, बच्चे स्कूल के बच्चों को और बुजुर्गान दीन को, उनको सबको परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान सड़क नजर न आने के सबब यहाँ हादसात होते हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि लाइन्स एरिया में सीवरेज निजाम की दुरुस्तगी के बाद सड़क की तामीर को तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अनासिन करीमाबाद अंडरपास का काम सुस्त रवि का शिकार है। सूरत हाल से ताजिर भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि 7 माह गुजर गए, अब तक खुदाई का काम मुकम्मल नहीं हुआ। 2 साल में अंडरपास कैसे तैयार होगा? तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। करीमाबाद अंडरपास की सुस्त रफ्तारी से तामीर, ताजिर बिरादरी, धूल मिट्टी और अहम शाहराह की बंदिश से नाला। 7 माह से जारी अंडरपास की खुदाई का काम मुकम्मल न होने पर ताजिर फट पड़े। दुकानदार मोहम्मद इदरीस ने शिकवा किया कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, लगता नहीं 2 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। ठेकेदारी यहाँ के ऐसे बिल्कुल सुस्त काम हो रहा है। सारे दुकानदार अभी देखें, अभी सुबह से लेके शाम तक सिर्फ सफाइयाँ करते हैं दुकानदार, यानी इसमें कारोबार, हम जैसे कहते हैं कारोबार हमारा हो रहा है, वो कारोबार नहीं हो रहा। मट्टी, धूल, ये चीज़ें हैं। अभी देखें कारोबार इतना बिल्कुल समझे ठप हो चुका। कई दुकानदारों का कहना था कि अंडरपास बनने की वजह से पार्किंग खत्म हो गई, बाजार में खवातीन ने आना छोड़ दिया, अब लोग दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। सर परेशानी तो बहुत है, यहाँ पे खवातीन आती हैं, खवातीन को गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलती। यहाँ की इंतज़ामिया माफिया बैठी हुई है, वो पार्किंग के पैसे, नो पार्किंग के पैसे भी वो लोग अलाउ करते हैं कि पार्किंग बदमाशी करते हैं, गाड़ियाँ उठा लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि बहुत से कस्टमर हमारे क्लाइंट जो है वो कटे। इन्होंने दिया था तकरीबन साल तक का टाइम दिया हुआ है, अभी मेरे ख्याल में 6 महीने में देखे आपके सामने सिर्फ वो खुदाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब जो आगे रमज़ान है और सब ईद का सीजन, बस अल्लाह के हैंड ओवर है, तो हमारे को तो कुछ रिस्पांस नजर नहीं आ रहा। ताजिरों ने नई हुकूमत से अपील की है कि अंडरपास को जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अजलान शीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। वाटर पंप पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज 2 साल बाद भी नामुकम्मल, इंतजामिया सिर्फ सीढ़ियां बनाकर भूल गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान की रिपोर्ट में। वाटर पंप पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गया। 2 साल गुजर गए, ब्रिज के बजाय सीढ़ियां बनाकर छोड़ दिया गया। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तामीर मुकम्मल न होने के बायस सड़क अबूर करना लोगों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं लगता है इंतजामिया भूल गई। बच्चों और खवातीन के लिए इस ब्रिज का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे वगैरह भी जो है यहाँ से रोड पार करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का एक रिस्क लेके रोड पार कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल भी करीब है, इसके बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ बुनियादें बना के छोड़ दिया गया है। ये तो हम इधर रक्षा चला रहे हैं, रोज़ाना गुजरते हैं, रोज़ाना हादसे होते हैं। यहाँ पे कितने हादसे हो चुके हैं, मगर यहाँ के लोग देखते नहीं है। ये पुल को कितना टाइम हो गया बनते हुए। वजीर आला सिंध से एक बच्चे ने मासूमाना दरख्वास्त कर दी, कहा कि मुराद अली शाह अंकल आप तीसरी बार वजीर आला सिंध बने हैं, हमारी दरख्वास्त है ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज मुकम्मल करवा दें। मुराद अली शाह अंकल आप सिंध के तीसरी बार वजीर आला बन गए, लेकिन ये पुल आपसे बनाने की दरख्वास्त है हमें कि ये पुल बना के दे दे। सर डर तो लगता है, बस क्या करें, मजबूरी है। ब्रिज नहीं बने अभी तक, कब से सिर्फ यही बना हुआ है। मुश्किलात भी होती है, गुज़िश्ता रोज भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुए थे, बच्चे को मारा था बाइक ने। हमें दरख्वास्त है कि ये पुल जल्द से जल्द बनाया जाए। 2 साल से लवारिस वाटर पंप पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21।
گزری کے بوتیک میں 1.5 کروڑ کی چوری کا معمہ حل نہ ہو سکا. 1 ماہ گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کی گرفتاری میں ناکام رہی. تفصیلات جانیں گے معراج اختر کی رپورٹ میں. کراچی کے پوش علاقے بھی لٹیروں سے محفوظ نہیں رہ سکے. ڈیفنس کلفٹن میں چوریاں معمول بن گئیں. پولیس 1 فروری کو گزری ڈیفنس فیز 6 میں ہونے والی 1.5 کروڑ کی واردات کا معمہ 1 ماہ بعد بھی حل نہ کر سکی. بوتیک کی مالکن نے الزام لگایا کہ پولیس اس کیس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. پولیس نے تو رابطہ زیادہ نہیں کیا، ہم ہی نے ان سے زیادہ رابطہ کیا ہے، اور ایکٹیویٹی ایکچوئل میں کل سے شروع ہوئی ہے، جو پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے کہ کہاں سے آئے، کیا ہوا. بوتیک مالکن کا کہنا تھا کہ پولیس مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. یہاں تک کہ CCTV فوٹیج بھی ہم نے خود انہیں فراہم کی، لیکن پولیس ابھی تک اطراف میں لگے کیمروں کی فوٹیج تک حاصل نہیں کر سکی. CCTV فوٹیج بھی انہوں نے جو دیکھی ہے وہ بھی ہم نے ہی ان کو گائیڈ کیا کہ آپ ذرا اس کو دوبارہ سے دیکھیں کہ ہمارے حساب سے یہاں سے بندے آ رہے ہیں، اتنے بیٹھ رہے ہیں، اتنے جا رہے ہیں. تو اب تو کوآپریٹ ان کا کرنا مجبوری ہو گئی ہے شاید، کیونکہ لوگ یوزلی باتوں کو دبا دیتے ہیں. بوتیک کی مالکن نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے سامان واپس دلوایا جائے. اس حوالے سے SSP ساؤتھ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تفتیش جاری ہے، جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے. کیمرہ مین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21. اور اب نظر ڈالتے ہیں کچھ عدالتی خبروں پر. عدالت نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں رد و بدل کے کیس میں نامزد 6 ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے سابق چیئرمین انٹر بورڈ سعید الدین نسیم میمن، سابق کنٹرولر امتحانات انور علی، ظہیر الدین بھٹو کی عبوری ضمانت منظور کی ہے. ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے، جبکہ کیس کے تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 29 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے. امریکی ویزے کے لیے جعلی تعلیمی دستاویزات پیش کرنے والی خاتون کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. FIA نے خاتون ملزمہ مریم کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر عدالت میں پیش کیا. تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ ملزمہ سے مزید تفتیش کرنی ہے. دستاویزات سکروٹنی کے لیے بھیجے ہوئے ہیں. ترجمان FIA کے مطابق ملزمہ کے خلاف کارروائی امریکی کونسل خانے کی درخواست پر کی گئی. اور 12 سال قبل پیپلز پارٹی کے کارکن اعجاز کو قتل کرنے والے ملزم شکیل کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 ملزمان کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. انسان کے روپ میں فرشتہ، وطن سے محبت کا پیکر. عبدالستار ایدی کی 96ویں سالگرہ. بابائے خدمت جس نے رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کی مثال قائم کی ہے. اسی پر رپورٹ دیکھیں گے نمرہ ریاست کی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. دکھی انسانیت کے خیرخواہ اور عالمی شہرت یافتہ عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر پانٹوا میں پیدا ہوئے. ان کے خاندان نے 4 سپتمبر 1947 کو بھارت سے ہجرت کی اور کراچی میٹھا در کو اپنا مسکن بنایا. عبدالستار ایدی نے 1954 میں خدمت خلق کا سفر 2000 روپے میں خریدی گئی پہلی ایمبولینس سے شروع کیا، جس کا سلسلہ اب 1800 سے زائد ایمبولینس تک وسیع ہے. انہوں نے اپنی زندگی نہیں دیکھی سوائے انسانیت کے نام کی، اور بس انہوں نے کہا کہ بس مجھے ایک کام کرنا ہے، فلاحی کام کرنا ہے، اس میں کوئی رنگ نسل اور مذہب نہیں آنا چاہیے. صرف یہ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان جو سامنے کھا اس کو ضرورت ہے میری، اگر تو میں اس کو دیکھوں گا. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ مسلمان ہے، کرسچن ہے یا ہندو ہے یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو بس مجھے یہ صرف ایک دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے. عبدالستار ایدی نے اپنی ساری زندگی ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دی. خدمت انسانیت کے لیے ان کی کاوشیں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہیں گی. وہی چیزیں یاد آتی ہیں جس طرح کام کرتے تھے صاحب، جو طریقہ کار تھا ان کا کام کرنے کا، جس طرح کام کرتے تھے، جس طرح وہ کوشش کرتے تھے کہ مجھ سے جتنے لوگوں کی مدد ہو سکے، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے. عبدالستار ایدی کی گراں قدر سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا. عبدالستار ایدی نے 6 دہائیوں تک خدمت خلق کی مثالیں قائم کی اور بالآخر نیکیاں سمیٹتے سمیٹتے 8 جولائی 2016 کو یہ انسانی خدمتگار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21. کینسر کے مرض سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کرنے کی کاوش. بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے آغا خان یونیورسٹی میں کارنیول کا انعقاد کیا گیا. کارنیول میں بچوں نے جم کر ہلا گلا کیا اور خوب مستی بھی کی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے.
کینسر سے جنگ کرنے کا عزم، چھوٹے بچوں میں جینے کی امنگ، حوصلہ دیتے ڈاکٹرز کے سنگ، آغا خان یونیورسٹی میں کارنیول کا انعقاد۔ یہ کیسا نام ہے؟ آپ کو اچھا لگا اس کا نام؟ نہیں، لیکن یہ بہت پیارا سے ہے۔ ویری گڈ، کانٹو کی کہانی۔ سیکشن آف پیڈیاٹرک آنکولوجی اور مائنڈ میپ کمیونیکیشنز کے زیر اہتمام کیسز میں مبتلا اور کینسر سے صحت یاب ہونے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میلے کا انعقاد بچوں کو بھا گیا۔ ہنستے مسکراتے زندگی گزارنے کا فن سیکھا۔ کارنیول میں سٹوری ٹیلنگ، پینٹنگ کے مختلف سیشنز منعقد ہوئے جس سے ننھے منھے بچے خوب محظوظ ہوئے۔ تقریب میں شریک اداکار و ماڈل حسنین لیری نے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی بہت سے بچوں کی مسکراہٹ کا سبب بنا۔ کینسر کی تشخیص اور علاج بہت ناگزیر ہے۔ This journey is not easy. اگر کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، it's not just that one person. اس کی پوری فیملی ان کے ساتھ اسٹرگل کرتی ہے. So we have to fight for it. And علاج ہے اور ہمت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں they do activities like that کہ بچوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا۔ کارنیول میں ڈاکٹرز اور فیکلٹی ممبران نے بھی مریضوں کے ساتھ وقت گزارا۔ بچوں میں جو کینسر ہوتا ہے اس کا علاج موجود ہے، سارے کینسر کا نہیں، لیکن بہت سارے ایسے کینسر ہیں جن کا اب جو ہے جو کیور ریٹ ہے وہ تو 90% کے لگ بھگ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پاکستان میں بھی وہ علاج موجود ہے۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں تحائف بھی پیش کیے گئے۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ پاکستان یونیورسٹیز ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ، سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان HEC کے زیر اہتمام تقریر کا مقابلے کا انعقاد۔ پاکستان یونیورسٹیز ڈیبیٹنگ چیمپئن شپ ریجنل راؤنڈ مقابلے میں مختلف سرکاری و نجی جامعات کے طالب علموں نے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی شیخ الجامعہ کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے طالب علموں کی دلچسپی کو سراہا اور کہا کہ تقریری مقابلے میں آپ سب کی محنت قابل تعریف ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر HEC جاوید علی میمن نے کہا کہ فائنل راؤنڈ کا انعقاد اسلام آباد میں ہوگا۔ تقریری مقابلے میں 40 سے زائد یونیورسٹی کے طلباء نے حصہ لیا۔ یہ تقریباً ہمارے اوور آل 40 یونیورسٹیز کے بچے تھے، تبھی تھوڑی سی دیر ہو گئی یہاں پہ، کیونکہ اس دفعہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن تھی۔ پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی تھا ہمارا، لیکن اتنی پارٹیسپیشن نہیں رہی، تو اس دفعہ بہت زیادہ پارٹیسپیشن رہی۔ انگلش کا ہم نے الگ کیا اور اردو کی ٹیمز الگ تھی۔ لیکچرار فروا حسن نے کہا کہ طالب علموں میں تقریری صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے الفاظ کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ مطالعے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو دلیل کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ مطالعہ ہوتی ہے، اور مطالعے کی بے انتہا ضرورت ہے، اور ہمارے کیونکہ ماحول کے اندر مطالعہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے گرد گھوم رہی ہے، تو لیکن مطالعہ کیا جائے اخبارات کا، رسائل کا، تو اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ طلباء نے منعقدہ مقابلے کے انعقاد پر HEC کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے یہاں پہ HEC کی طرف سے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا، پارلیمنٹری ڈیبیٹ، اور اس میں ہم نے سیکنڈ پوزیشن سیکیور کی ہے اردو ڈیبیٹ کے اندر۔ HEC ایک آفیشلی پاکستان کی لیول پہ ہمیں اپارچونیٹی دے رہی ہے، ہمیں انوائٹ کر رہی ہے تاکہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو، ہماری جو ایک ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے آج تک، تو وہ ہم نکال پائیں، ہم دنیا کو دکھا پائیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس طرح کے ایونٹس ارینج کروا رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے پڑھائی یا تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر تعلیمی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ تقریب میں دیوان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اورنگزیب اور ڈاکٹر وسیم قاضی نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔